passport is not a blank check. Passport जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। आज मुकम्मल 40 रोज हो गए हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, मार्शल लॉ नाफिज है। मुसलसल 40 दिन हो गए हैं कि मकबूजा कश्मीर के मजलूम मासूम शहरी नरेंद्र मोदी के जुल्म और जबर और गासिबाना तसल्लुत का शिकार होकर अपने घरों में बिल्कुल कैद हैं। और ऐसे कैद हैं कि ना उन्हें खुराक मिल रही है, ना मरीजों को अदवियात मिल रही है, ना कोई सहूलियात मैसर हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल सकते। सब लोग तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। बच्चों को मारा जा रहा है, खवातीन पर जुल्म किया जा रहा है, मर्दों बुजुर्गों सब पर जुल्म किया जा रहा है। और इस सूरत हाल को दरपेश हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज 40 रोज हो गए हैं। 40 रोज कहना आसान है, लेकिन अगर इमेजिन किया जाए कि आपको 40 दिन के लिए घर में बंद कर दिया जाए, बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम कर दिया जाए, तो फिर अंदाज़ा होता है कि इस वक्त मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम मासूम शहरियों पर क्या बीत रही होगी। और इसी का एहसास करते हुए पाकिस्तान तमाम तर इकदाम उठा रहा है, ना सिर्फ मुआशरती सतह पे, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान भी। इस सिलसिले में हफ्तावार यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, जिसके सिलसिले की एक कड़ी आज यौम यकजहती कश्मीर मुजफ्फराबाद में जलसा करके मनाई गई। और वज़ीर आज़म ने बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे खिताब किया और बहुत सी अहम बातें बोली। मोदी को ललकार के उन्होंने बुज़दिल करार दिया और हिंदुस्तान का हिटलर करार दिया। और एक और सबसे अहम बात वज़ीर आज़म के खिताब में लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने के हवाले से थी। इस वक्त पाकिस्तानी कौम और आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोग, ख़ास तौर पर नौजवान, इस वक्त वो तड़प रहे हैं। उनके दिल में ऐसा जज्बा है लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने का। और वज़ीर आज़म के खिताब से पहले वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने भी कहा कि हमें इमरान खान साहब इशारा कर दें, इजाज़त दे दें, तो हम अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जाएंगे। लेकिन इस सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी अहम बात बोली। उन्होंने कहा कि अभी लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करनी, जब मैं कहूँगा तब करनी है, लेकिन उससे पहले कश्मीर का मुकदमा आलमी बरादरी के सामने लड़ा जाना है। जो आज वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है मुजफ्फराबाद में, इसके बाद आज़ाद कश्मीर के, ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं, इसी अहम पॉइंट पे बात करने के लिए मैंने आज दावत दी है, सहमत दी है वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म साहब, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम के लिए ख़ास तौर पे वक्त निकालने के। वज़ीर आज़म साहब ने आज खिताब किया मुजफ्फराबाद में, बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया। उससे पहले आपका भी खिताब था। यौम यकजहती कश्मीर आज मनाया जा रहा है, जबकि 40 रोज़ हो गए हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम मासूम शहरियों पे मुसलसल भारतीय जुल्म के। आपने जब खिताब किया तो एक बार फिर आपने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान हमें इशारा कर दें, इजाज़त दे दें कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर जाएं। लेकिन उसका जवाब फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दे भी दिया। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब को लेके आप क्या समझते हैं, कैसा था वो खिताब, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, उनके खिताब के असरात क्या हैं? जी शुक्रिया आपका मुझे फोन पे लेने का। बात यह थी कि ये सिलसिला लियाकत अली खान साहब से शुरू हुआ था। सबसे पहले वज़ीर आज़म वो थे जो आज़ाद कश्मीर आए थे, उस वक्त जंग आज़ादी जारी थी, तो वो तशरीफ लाए थे मुजफ्फराबाद और पुंछ में, बल्कि त्राड़खल में उन्होंने एक बहुत बड़ा इज्तिमा था जिसपे आज़ाद कश्मीर के मुजाहिदीन ने उनको सलामी भी पेश की थी त्राड़खल के मुकाम पर। तो ये सिलसिला जारी है, सब वज़ीर आज़म आते रहे, पाकिस्तान के सदूर आते रहे, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव आता रहा। आज इमरान खान साहब भी तशरीफ लाए, बड़े क्रिटिकल जंक्शन पर ये तशरीफ लाए। और बात यह है कि जब भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में आता है, इससे एक तो मकबूजा कश्मीर पे उसके बड़े असरात पड़ते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर में भी। और ये जो पाकिस्तान उसकी लेता है ना नुमाइंदगी कश्मीरी की, उसका इजहार होता है उस यकजहती का। जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत, यानी जो कश्मीरियों के साथ जो अपनी सॉलिडारिटी शो करते हैं, तो ये उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको मतलब तकवीत देता है उसको। और कश्मीरियों को ये पता चलता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि वतन अजीज पाकिस्तान जो है उनकी पुष्ट पर खड़ा है, उनके साथ खड़ा, उनके शाना बशाना है। तो इससे तहरीक को भी तकवीत मिलती है, और उनके जो रिजॉल्व है हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होने का, उसको उनको एक नई जहत मिलती है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई जरूरी है।
बिल्कुल ठीक। दूसरा आपने जो बात की थी, सच्ची बात मैं आपको कहूँ कि मुझ पर बड़ा प्रेशर है इस वक्त। आज में मैं वज़ीर साहब से भी बात कर रहा था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूल कर रहे हैं। बस मैं डिवाइडेड फैमिली का आदमी हूँ। मेरी माँ के सारे रिश्तेदार उस तरफ हैं और बाप के भी कुछ रिश्तेदार हैं जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब है। मैं खुद जो MLA हूँ, जिससे हल्के से मंत्री हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पर चिकोठी का हल्का जो सड़क श्रीनगर जाती है। तो मुझे अंदाजा है कि उस तरफ भी क्या होता है और इस तरफ भी क्या होता है। मतलब मैं वज़ीर आज़म की हैसियत से भी, एक डिवाइडेड फैमिली का आदमी की हैसियत से भी और इस तरफ का इलेक्टेड नुमाइंदे की हैसियत से मैं देखता हूँ कि क्या एट्रॉसिटीज वो करते हैं। उस तरफ लोगों को मारते हैं और इस तरफ भी, यानी जो वो करते हैं, जो प्रोवोकेशन करते हैं, सवार आर्म से करते हैं, वाटर से करते हैं, फिर हैवी फायर करते हैं। इस दफा तो उन्होंने हॉस्पिटल भी अस्पताल पर नहीं छोड़ा, गर्ल्स डिग्री कॉलेज पे किया। 7 साल के बच्चे को स्नाइपर ने गोली मार दी, उसके सर में गोली मारी। यानी एक अजीब सा एक प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ इस आजाद में। मैं आपको अर्ज करूँ कि ये 740 किलोमीटर की जो पट्टी है, इसमें 6,10,000 लोग रहते हैं 5 किलोमीटर के रेडियस उसके अंदर LOC से, और जो 1 लाख आदमी रहता है वो सिर्फ 500 मीटर दूर रहता है उनके सवार आर्म की रेंज में। लेकिन फिर भी लोगों ने अपने घर नहीं छोड़े। हमने फैसला किया न अपना खेत वीरानों ने देंगे, अपना घर वीरानों ने, हम वहाँ खड़े रहेंगे और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और दुश्मन का मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। तो वो आज जो उन्होंने बात की उनसे, तो उन्होंने दुरुस्त कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे आप मुकदमा पेश कर देने दें, फिर मैं खुद अब बात करूंगा। बात यह कि ये फिर पूरे जो कौम है पाकिस्तान की, कौम कश्मीरी के साथ खड़ी होगी इस मामले में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उन्होंने दुरुस्त बात की और इससे कश्मीरियों के जो जज्बात हैं उनको भी जो है वो एक किस्म का जो है ना वो एक उनकी विंडिकेशन हुई है उनकी। दूसरा ये है कि जो उन्होंने बात की कि यानी आपको ये हक देंगे कि आप जो फैसला करें हमें काबिल कबूल होगा। तो ये बड़ी बात थी जो आज उन्होंने वज़ीर आज़म ने अपनी ज़बान से की, और इंशाल्लाह हमारा फैसला, हमें पता हमने क्या फैसला करना अल्लाह के फजल करम से। जो रिश्ता कायद में साल 44 में श्रीनगर जाकर कश्मीरियों के साथ कायम किया था, इंशाल्लाह उसकी हम तकमील करेंगे। तो बात यह है कि इससे बड़ा एक हुआ, देखिए मैं हमेशा बार भी मैं कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है कश्मीर पर कि ये मुझे दे दो तो वो तुम ले लो, ये है नहीं है। पाकिस्तान को तो बड़ा हाई बैरल ग्राउंड पे खड़ा है कि जी लोगों को फैसला करने दिया कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, ये वो बुनियाद है हमारी। जब अगर हम इसको, फिर मैंने उनको ये भी कहा अपनी तकरीर में, आपने सुनियो कि मैंने कहा बायलैटरल टॉक्स में नहीं जाना आपने। ये बड़ा एक होता है हमारे साथ के हिंदुस्तान हो सकता कल ये कि जब उस पर प्रेशर पड़ेगा जी कि मैं बावजूद उसके मेरी बड़ी रिजर्वेशन है, पाकिस्तान और कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर जी टेररिज्म फैला रहा है ये, लेकिन हम फिर भी बात करने नहीं चाह रहे। ये वो ट्रैप है। इससे जो उसके ऊपर जो होता है दबाव पड़ता है दुनिया का, बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं वो काबू पड़ जाता है कि अच्छा जी वो बातचीत कर रहे हैं। तो ये कोई बायलैटरल इशू नहीं है, ये मतलब बायलैटरल होता है टेरिटोरियल इशू कोई, जैसे सर क्रीक का मामला है वो एक बायलैटरल इशू है कि वो जो बाउंड्री आपने लगानी है सिंध के और गुजरात के बॉर्डर के ऊपर जो पुराना झगड़ा है हमारा सर क्रीक का, तो वो एक बायलैटरल इशू है। कश्मीर तो बायलैटरल इशू है ही नहीं है। इसमें एक फ्री UN की सिक्योरिटी काउंसिल है, एक हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है जिन्होंने उस पर दस्तखत किए थे गठबंदी पर, फिर कश्मीरी है कि इन्होंने फैसिलिटेट कर रहे हैं कि कश्मीरी जो है ना आजादाना तौर पर अपने राय का इजहार कर सके। तो ये बड़ी बुनियादी बात थी जो आज वज़ीर आज़म ने कही अपने जलसे में। चलें, अच्छा मुझे याद है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान तशरीफ लाए थे आज़ाद कश्मीर असेंबली के इजलास में, खास तौर पे उससे पहले भी आपने खिताब किया था, वहां पे आपने एक शेर बोला था। आपने कहा था कि जी अच्छा है दिल के साथ रहे पासबान अक़ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो आज वज़ीर आज़म साहब ने अकल की बातें की हैं, आपने उससे पहले दिल की बातें की थी, तो अब आपने दिल पे हाथ रख लिया है और फैसला कर लिया है कि पहले अकल को आजमा लिया जाए। देखिए जी, पहली बात तो ये कि सारी बात अकल से करनी चाहिए, लेकिन फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि जब आपको फिर जो है ना दिल का साथ देना पड़ता है। दिल का साथ है जो कश्मीरी की तकलीफ है ना, जो वो किस लिए मतलब है, जो कुछ मैं आपसे बताऊं कि अभी मैं इंग्लैंड में था तो एक कश्मीरी नौजवान है जो UK में ही होता है, वो आया था, घर से आया था अपने, तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा जी फाइनली मैं आपको उसका क्रक्स बताऊं कि हिंदुस्तान में जिल्लत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है। यानी वो तौहीन कर रहा है उसके कश्मीरियों की, यानी न मेडिकल फैसिलिटीज है उनको, ना उनको खाने पीने की चीजें दस्तयाब हैं, ना वो घर, मतलब एक हमसाये को दूसरे का नहीं पता तुम किस हाल में हो, तो वो जिल्लत की जिंदगी ताकि कश्मीर का साथ झुक जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये अकबर ने जब पहली दफा कश्मीर पर कब्जा किया था, आज 500 साल हो गए, कश्मीरी जो है ना वो बैरूनी उसको कब्जे को कभी नहीं माना। ये तारीख है हमारी, ये रही है, सिखों के खिलाफ भी रही है, पश्तूनों के खिलाफ भी रही, जब ये उसका हिस्सा बन गया था मुगलों के बाद अहमद शाह दुरानी का, फिर डोगरों के खिलाफ भी रही। तो ये
इन्होंने एक पूरा इम्तियाज है कश्मीरियों का कि उन्होंने हमेशा मुकाबला किया है। तो बात यह है कि अच्छी बात है कि हम ये चाहते हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हिंदुस्तान को जो है ना वो तनहा किया जाए। इस हवाले से मैं अभी बाहर था तो जो कुछ लोग हिंदुस्तान के दोस्त भी थे उन्होंने कहा कि ये चीज काबिल कबूल नहीं है जो आज मोदी कश्मीर के अंदर कर रहा है। यानी बिल्कुल लॉकडाउन किया उसने, पता नहीं है लोगों का किस हाल में है वो। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे मुझे एक तकरीब के अंदर एक तामीर की सूरत भी नजर आ रही है। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह सूरत हाल चल रही है, पहला क्रेडिट तो कश्मीरियों को जाता है जो उन्होंने किया, फिर पाकिस्तान की हुकूमत को भी जाता है, आजाद कश्मीर के अवाम को भी जाता है, अपने हमारी हुकूमत की पॉलिसीज को भी जाता है। इसमें मजीद बेहतरी करने की जरूरत है। रास्ते में कुछ बातें मैंने गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर साहब से की थी कि इन चीजों की अभी जरूरत है जी हमें जी। और वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जरूरत है जो आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कहीं अगर आप शेयर कर सकें? मैंने उनको ये कहा था कि हमें बड़े जो कुछ हमारे लोग हैं कमिटेड हैं, जो हमारे रिटायर्ड अपने डिप्लोमेट्स हैं, उनको बुलाइए, साथ बुलाइए जो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। मैंने कुछ आपके नाम भी लिए कि इनको किसी तरीके से जो है ना अपने साथ एसोसिएट करें ताकि ये बात कर सकें। इसलिए कि देखिए बात यह है कि ये दूसरी नस्ल है, ये पाकिस्तान में एक नस्ल है जो अब उसमें कम लोग रह गए हुए हैं जिनको इस इशू के पूरे इसके बैकग्राउंड का पता, सारी बात का पता है, हिंदुस्तान की चालों का पता है उनको। तो उन लोगों को जो है ना इसको साथ रखने की जरूरत है उनको। रियाज खोखर साहब हैं, मुनीर अकरम साहब हैं, हुमायूं काजी साहब हैं, इस तरह के बेशुमार लोग हैं और लोग हैं, रियाज मोहम्मद खान साहब हैं, और भी ऐसे लोग हैं जो हमारे बड़े माहिर किस्म के जो हमारे डिप्लोमेट्स रहे हैं जो हिंदुस्तान की चालों को समझते हैं। तो इनको किसी तरीके से इनके कोई फराइज इनके जिम्मे लगाए जाएं ताकि ये चलकर जो है ये हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडे का जो है जवाब दे सकें। मैं आपको बताऊं अभी हम गए थे न्यू जर्सी में, हमने एक इज्तिमा किया वहाँ अमेरिका में, तो वहाँ लोगों ने बातें की। तो उसके दूसरे दिन वो बड़ा बिल्कुल वो जिस तरह RSS वाले इस तरह का गढ़ है उनके इंडियंस का, उन्होंने हमारे खिलाफ पिटीशन की, मेयर ने वो उसको कबूल किया, उसने सुना बात। उनका ये था कि हम जाकर इधर मुनाफरत फैला रहे हैं, लोगों को तकरीब पर आमादा करें। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब आज हमसे खास तौर पे प्रोग्राम में बात कर रहे थे। कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू को ही आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ तीनों सियासी जमातों के बड़े अहम नुमाइंदगान मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हैं उस्मान डार साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात, उनके भी सीनियर मरकजी रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा नबील गबूल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, आज बड़ा ज़बरदस्त खिताब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया है, वो खिताब किया है, वो बातें की हैं जो मुझ समेत तमाम पाकिस्तानी, तमाम कश्मीरी उनसे सुनना चाहते थे ख़ास तौर पे। लेकिन अब इससे आगे क्या, अक़वाम मुत्तहिदा से हमने खिताब करना है, बहुत अच्छा है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसकी भी उम्मीद दिलाई है कि उस खिताब में वो बात करेंगे जो इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज के कामयाब जलसे पे खिराज तहसीन पेश करता हूँ। यकीनन ये लोग दाद के मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि जो जज्बा आज आपने देखा और पिछले 40 दिन से पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट की कमिटमेंट, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कमिटमेंट, मैं समझता हूँ कि जब मोदी सरकार ने ये एक कश्मीर के ऊपर शब-खून मारा तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक तरफ 40 रोज़ उनके कर्फ्यू को चल रहे हैं जिस बंदिश का सामना है मकबूजा कश्मीर में अवाम को, और एक तरफ पाकिस्तानी अवाम पिछले 40 दिनों से जैसे हफ्तावार आपने देखा कश्मीर की यकजहती के प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इस इशू को उजागर कर रही है। मैं समझता हूँ गरीदा सबसे पहला जो काम इंशाल्लाह ताला हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी है जो होना चाहिए वो ये है कि ये जो कर्फ्यू गुज़श्ता 40 रोज़ से वहाँ मुसल्लत है, सफारती सतह पे जो कोशिशें जारी हैं इस कर्फ्यू को उठवाना जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। आगे इजलास भी है UN में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इंशाल्लाह ताला तारीखी खिताब करेंगे, जो उन्होंने वादा किया है कश्मीरी कौम से कि वो उनके सफ़ीर हैं, इंशाल्लाह ताला अक़वाम आलम में वो मुकदमा लड़ के दिखाएंगे। इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी तरह भी ये कर्फ्यू को हटाया जाए। इसलिए 40 रोज़ से देखें ख़वातीन, बच्चे, खाने पीने के सामान की पता नहीं वहाँ क्या कंडीशंस है, किन हालात में है वो। तो पहली फतह इंशाल्लाह ताला जो पाकिस्तानी अवाम की होगी, हुकूमत पाकिस्तान की होगी, वो जल्द से जल्द जो है कर्फ्यू को हटाना है। उसके बाद जो मुकदमा है
जो इन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया है, जो मकबूजा कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है, वो भी इंशाअल्लाह ताला सफारती महाज पर हर सतह पर, चाहे हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना पड़े, जिसकी पूरी तैयारी की जा रही है, मुकदमे की भरपूर इंशाअल्लाह ताला वहाँ लड़ेंगे और कश्मीरी अवाम को आज़ादी दिला के रहेंगे। इसके लिए जो कमिटमेंट है वो कम अज़ कम अपोजिशन की तरफ से भी गरीदा नजर आनी चाहिए। एक तरफ अपोजिशन की तरफ से कमिटमेंट नजर नहीं आ रही। अपोजिशन की तरफ से कमिटमेंट, देखिए पार्लियामेंट में इजलास होता है, कल आप देखें सदर पाकिस्तान एक अहम इशू पे कश्मीर पे बात कर रहे हैं और वही माइंडसेट, वही हुल्लड़बाजी, वही डेस्क का गिराव स्पीकर का, वही सारा चल रहा है और दुनिया को हम क्या पैगाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ हिंदुस्तान की अपोजिशन है, वो हुकूमत पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का बयानिया इंडोर्स कर रही है हिंदुस्तान में मोदी सरकार के खिलाफ, और हमारी अपोजिशन बजाय कि हमारे साथ खड़े हों, अपने करप्शन मुकदमात पे किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया जी, उस वजह से हम जो है इजलास नहीं चलने देंगे, ऑपोजिशन से इसका जवाब ले लेते हैं। इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इंतहाई संगीन इंपॉर्टेंट इशू है ये कश्मीर का, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। आज आपने कहा है ना, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो बातें की हैं वो गरीदा फरूकी के दिल को छू के गुजर गई हैं, वो इसलिए कि उन्होंने 40 दिन में पहली बार आज वज़ीर आज़म साहब ने वो बातें की हैं जो हम उनसे सुनना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की नीयत साफ है, वो कोई सियासत नहीं कर रहे कश्मीर के ऊपर। अपोजिशन से जरा पूछ लेते हैं, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, चूंकि आप लोग मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, हुकूमत को आपसे गिला है, उस्मान डार साहब को आपसे गिला है कि आप कमिटमेंट शो नहीं कर रहे कश्मीर कॉज पे हुकूमत के साथ, रियासत के साथ। देखिए, मैं तो, मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि इस तरह की कोई गुफ्तगू ना हो, लेकिन भाई अगर डार साहब ने शुरू कर दी है तो फिर आपको इसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको याद होगा जिस दिन ये मोशन मूव किया था असेंबली में, तो असेंबली का इजलास मुअत्तल हो गया। उसकी दो वजूहात थी। पहली बात तो ये थी कि हम ये कह रहे थे कि कश्मीर की जो आईनी हैसियत बदली गई है उसको मोशन में डाला जाए, और हुकूमत उसको अपोज कर रही थी। फिर हुकूमत मान गई फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मगर जब हम पिछले कमरे में गए मुज़ाकरात करने तो फिर मुकर गए और कहा कि आप ये जो नई आईनी हैसियत है इसका जिक्र मत करें। तो सवाल हमारे जहन में ये उठे, आज ये हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सिंसियर नहीं है, तो हम ये इनसे सवाल पूछते थे कि भाई वो अगर आपको आईनी हैसियत तब्दील होने पे एतराज़ नहीं है, जिसका आज चहलम मनाया जा रहा है, तो फिर आपको किस बात पे एतराज़ है, या आपने जॉइंट सेशन बुलाया किस लिए? तो बहुत ले दे के बाद वो फिर आपको मालूम ही है कि आधी बात आई और आधी बात बाहर रह गई। बहरहाल फिर जो इन्होंने जिक्र किया कि हमें सालसी, हम वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं और अमेरिका ने हमें कहा है कि आप सालसी करेंगे और कश्मीर का मामला हल होगा, तो क्या ये सालसी थी भाई? ये सालसी करने के लिए आप वर्ल्ड कप जीत कर आए थे? लेकिन बहरहाल उसके बाद जो सूरत हाल है, मैं समझता हूँ उसमें पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से मुकदमा आगे पाकिस्तान बढ़ा रहा है और इससे ज़्यादा मौसर तरीके से मुकदमा आगे बढ़ाना चाहिए। ये मुझे खुशी है कि सिक्योरिटी काउंसिल का जो इनफॉर्मल इजलास था उसके अंदर हमने शिरकत की, कश्मीर का मसला 40-50 साल बाद उठाया, ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वहाँ पे कोई जॉइंट स्टेटमेंट ना निकलना, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जो बयान दिया वो कोई अच्छी चीज़ हमारे हक में नहीं थी, या दीगर ममालिक बहरीन में या सऊदी अरेबिया में या अमेरिका ने जिस तरह कहा कि ये अंदरूनी मामला है भारत का, ये चीज़ें तो अच्छी नहीं हैं। तो मोदी साहब ने तो पिछले 40 दिन में कोई 40 ममालिक का दौरा कर लिया और 3-4 ममालिक से तो उनको बाकायदा। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, UNHCR में जो 50 मुल्कों ने पाकिस्तान के मुतालबे की, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है, वो भी बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपने ये तो तस्लीम किया कि हुकूमत ने उसके बाद से मुकदमा कश्मीर का अच्छा लड़ा, लेकिन जो कल पार्लिमानी साल के आगाज पे सदर का खिताब था, उस पर अपोजिशन को वो हलड़बाजी करनी चाहिए थी। देखिए, बात यह है कि अगर हुकूमत हमें, मैंने जैसे आपको बताना शुरू किया था, हुकूमत अगर हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहती, आप हुकूमत का रवैया देखिए कि जब ये पुलवामा वाला वाक़या हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑपोजिशन का जो इजलास था जिसमें ब्रीफिंग होनी थी उसमें आने से ही कहा कि मैं नहीं आ सकता, और बिल्कुल साथ पहलू में बैठे रहे, साथ के कमरे में, लेकिन ऑपोजिशन को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ब्रीफ किया, तो ये तो मुनासिब बात नहीं थी। फिर ये जिस दिन हमने ये मोशन पेश हुआ उस दिन बड़ा मामला ये था कि ना प्राइम मिनिस्टर ना वजीर खारजा, दोनों एक तो थे नहीं, दूसरे आने को तैयार नहीं थे, और हमारा मुतालबा यही था कि तशरीफ लाएं। तीसरा, जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने ऑपोजिशन से हाथ ही मिलाने से इनकार कर दिया,
और चौथा भाई, ये तमाम मामलात जो चल रहे हैं क्या सिर्फ हम ही पे मुकद्दम है, आप पे मुकद्दम नहीं है। अगर एक हक है, लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, आज सिवा 5 लोगों के या 6 लोगों के आपने सबको जेल में डाल दिया है, तो आप ये चाहते हैं कि जो आवाज़ उठाए फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप उसको जेल में डाल दें, मगर जब असेंबली का इजलास हो तो वो आए भी नहीं, और अगर वो आए तो वो अपनी रिप्रेजेंटेशन या अपने दिल की बात ना करें। तो ये तो बड़ी एक फैशिस्ट तर्ज अमल है, इस तरह तो हुकूमत नहीं चल सकती। ठीक है सदीक मलिक साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जरा पीपल्स पार्टी से इसका जवाब ले लें। पीपल्स पार्टी से भी शिकवा है नबील कबूल साहब, उस्मान डार साहब को कि जिस तरह से अपोजिशन हलड़बाजी कर रही है, अपोजिशन की तरफ से कमिटमेंट और वो साथ और वो ताउन हुकूमत को कश्मीर कॉज पे हासिल नहीं है, क्यों? देखिए, अव्वल तो आप आरिफ अलवी साहब के खिताब को कश्मीर इशू से ना मिलाएं। वो तो 1 साल के आगाज़ में सदर पाकिस्तान खिताब करता है, तो वो कोई कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन नहीं बुलाया था। वो सिर्फ जो है हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि सदर पाकिस्तान जो है वो नए साल का आगाज़ करता है। अब उसमें उल्लड़बाजी क्यों की, मुझे बताएं। जो एक कानूनी हक है एक MNA का कि आप उस इजलास में शरीक हों, लेकिन आप उसको जानबूझ के तंग करने के लिए उस MNA को नहीं बुलाते हैं। और 1-2 MNA नहीं है, कोई तकरीबन 6 MNAs हैं जिनको सियासी बुनियाद पर अंदर रखा गया और उनको नहीं बुलाया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ, एक पार्लियामेंटेरियन के लिए जो 2-2 लाख वोट लेकर आता है, उन सारे 2-2 लाख वोटर्स के साथ मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है कि आप उसके नुमाइंदे को वहाँ पर आने नहीं देते हैं। तो इन्होंने खुद शुरुआत किया, और आगे भी जाकर अगर ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करेंगे, ये मेंबर्स नहीं आएंगे, तो हाउस चलने हम नहीं देंगे। हम तो साफ कह रहे हैं कश्मीर इशू को इससे ना मिला है। अब देखिए, कश्मीर इशू पे मैं बात करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज अच्छी तकरीर की है उसकी मैं भी तारीफ करूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नौजवानों को कि आप तैयार हो जाएं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल में, मैं आपको कॉल दूंगा, आप लोग लाइन ऑफ कंट्रोल में पहुंचे। मैं आज कह रहा हूं अपोजिशन की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, अगर वजीर आजम लीड करते हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल के मार्च में, नौजवानों के साथ, अवाम के साथ लीड करते हैं, तो पूरी ऑपोजिशन, पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ होगी। लेकिन बहुत जबरदस्त बात, नारा लगाना कि नौजवानों को भेजना, मैं साथ होऊंगा। अगर प्राइम मिनिस्टर लीड करते LOC तो मैं पीछे साथ होऊंगा एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि ये कश्मीर का कॉज ये PTI का नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम का, पाकिस्तानी कौम का जो है ये कॉज है। ये तो बहुत जबरदस्त बात की नबील कबूल आपने, उस्मान डार साहब। अब आपको कमिटमेंट नजर आ गई ऑपोजिशन की? देखिए जी, मैं इनकी इस बात को सहराता हूँ, लेकिन यही बात इनकी लीडरशिप की तरफ से भी आनी चाहिए ना। नबील कबूल साहब तो हमेशा ही पॉजिटिव बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी लीडरशिप का बयानिया देखें। दूसरी तरफ मुसद्दक मलिक साहब का देखिए तारीख उठा के देख लें। जब ये कश्मीर का इशू होता है तो पूरा जोर लगाती है अपोजिशन अरीदा ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कि वजीर आजम इमरान खान ने सौदा कर दिया कश्मीर का। क्या जो लोग मुकमका करते हैं, जिस तरह आज वजीर आजम इमरान खान ने ललकारा है मोदी को, क्या वो सौदा करने वाले लग रहे थे? ये पहले इन्होंने पूरी कोशिश की कश्मीर काज को बुरी तरह डैमेज करने की, इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके हम ये कह दें जी कि वजीर आजम अमेरिका गए। अपोजिशन मेरे इस प्रोग्राम में भी मुफाहिमाना रवैया इख्तियार कर रही है आपके साथ, लेकिन चले कबूल साहब देर आए दुरुस्त आए। मैं उम्मीद करता हूं मलिक साहब ने भी, मुसद्दिक मलिक साहब ने बस आधा तीतर आधा बटेर वाली बात की है। 50-50 अभी वो PMLN पूरी तरह खुल के नहीं है, और डॉक्टर साहब हमेशा ऐसे ही हैं। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं। ये जो आधी तीतर आधी बटेर वाली आपने बात की है, एक ब्रेक लेते हैं। कश्मीर पर हमने बात की है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आर्टिकल 149 के पेंडोरा बॉक्स के बारे में बात करेंगे। जो अभी हुकूमत को शिकवा है कि ऑपोजिशन साथ नहीं देती, तो हुकूमत इस किस्म के शोशे क्यों छोड़ती है? आर्टिकल 149 का शोशा कराची के लिए क्यों छोड़ा गया? इस पर बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बात करेंगे आर्टिकल 149 के पेंडोरा बॉक्स के बारे में। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम साहब का कराची में गवर्नेंस न होने के हवाले से आर्टिकल 149 के इतलाक के बारे में जाती बयान, और उसके बाद जो एक तूफान खड़ा हो गया। सिंध हुकूमत ने जिस तरह से रिएक्ट किया, बल्कि सिंध हुकूमत से पहले
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया और जो बयान में उन्होंने अपने अल्फाज इस्तेमाल किए, विफाक को मशवरा दिया या विफाक को धमकी दी, बहरहाल इस सारे वाकये का एक छोटा सा रिकैप तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ज़बानी आपको सुनवाते हैं। टेक अ लिसन। कि आर्टिकल 149(4) है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास एक ऐसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है कि वो डायरेक्शंस दे सकती है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अगर कहीं भी कोई पीस, ट्रैंक्विलिटी या इकोनॉमिक लाइफ के मामलात गड़बड़ हो। और कराची तो आपने 11 साल देख लिया, सिवाय यहाँ कूड़ा के, करकट के, सिवाय पानी की कमी के, किल्लत के, और क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के लिए एक हिकमत अमली। आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे। के ज़हन में कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। सिंध इस मुल्क की एक अहम इकाई है। मैं बावर कराना चाहता हूं, एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ दिस गवर्नमेंट कि इंशाअल्लाह आइन का एहतराम था, है, रहेगा। हम सूबाई खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। आपकी हुकूमत को बिला वजह छेड़छाड़ का कोई इरादा नहीं है। लॉ मिनिस्टर ने वजाहत की है कि मैंने जो मुझसे मंसूब किया जा रहा है वो मैंने नहीं कहा। तो आपकी तशवीश खत्म हो जानी चाहिए। सिंधु देश की बात करना, पख्तूनिस्तान की बात करना आज मुनासिब नहीं है। सिंधु देश की बात करने वाले पिट जाएंगे। आर्टिकल 149 जो है वो पहली तो बात यह है कि वो सिर्फ डायरेक्शंस यानी हदायत तक महदूद है। ये कहना कि हम इंतजामी अमूर 149(3) के तहत संभाल सकते हैं, ये सरासन आइन की खिलाफ वर्जी है। हमारा आज ये मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे मुस्तफ़ी हो और यहाँ से मेरा मतलब है फ्रेश इलेक्शंस की बात की जाए। ये फेडरेशन है, गुलदस्ता है, मगर उस गुलदस्ते को डिस्ट्रॉय कौन कर रहा है? आज एक नई डिबेट आपने छेड़ दी है, हम आज भी उसको अवॉइड कर रहे हैं। खतरनाक डिबेट छेड़ी है क्योंकि उनका कोई लिंक है, सोच है। कराची में सिर्फ अब कराची पाकिस्तान का फेस है, वहां एक ऐसी डिबेट छेड़ना 149 तरदीद भी हो रही है। ये फेडरेशन के हक में बात नहीं है। अगर आपके नियत में कोई, हुकूमत की नियत में कोई और बात है और सोच है, तुझे खाना है तो खा लो, मगर बहाने क्यों ढूंढते हो? ये किचरे का बहाना, 149 का बहाना बनाना है तो सीधी सी बात करो। इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर का बहरान है, मुल्क की सलामती की जो सूरत हाल है, इस वक्त संगीन खतरात, संगीन खदशात दरपेश है मुल्क को। ऐसे में वफाकी हुकूमत इस किस्म का पेंडोरा बॉक्स क्यों खोल रही है? उस्मान डार साहब, ये शोशा छोड़ने की क्या जरूरत थी? पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया वफाकी हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। देखिए रीदा, पहले तो मैं बिलावल जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। जो अल्फाज का चुनाव उन्होंने किया, सिंधु देश की बात की, सराइकी देश की बात की, वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। ऐसी बीबी शहीद के वो बेटे हैं जिनके बारे में कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, बेनजीर उन्हीं का ही बेटा, उन्हीं के जानशीन आज मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। वो एक तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया वो दुरुस्त नहीं था। दूसरा देखिए, मेरा बाहसियत पाकिस्तानी, आपको आर्टिकल 149 मैं उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, बाहसियत पाकिस्तानी मेरा ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन मैं ट्रस्ट में मैं समझता हूँ कि कराची के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। वजह, कराची आपका मुआशी हब है, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन आपका कराची से हो रहा है। नबील गबोल साहब बैठे हैं अपने दिल पर हाथ रख करके, पाकिस्तानी कौम और कराची के लोग बिलखसूस सुन रहे हैं। क्या ये कराची के जो कचरे के मामलात है उन पे ये मुतमिन है? क्या ये समझते हैं कि जो इनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट महकमा है वहां डिलीवर कर रहा है, पानी का मसला हल कर सके? 11 साल से ये मुसल्लत हैं सिंध में और कराची में।
या डिलीवर कर पाए हैं? सुप्रीम कोर्ट का 2017 का भी आपके सामने जजमेंट कराची वेस्ट मैनेजमेंट पे आई थी कि वो बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुका है। क्या कराची के लोगों को सिर्फ इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने पिछले इंतखाबात में पीटीआई को वोट दिया है? ये बताएं, सुनना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं। नबील कबूल साहब, 11 साल से आप मुसल्लत हैं कराची पर, कराची समेत पूरे सिंध पे। दिल पे हाथ रख के बताएं, मुतमईन हैं कराची के हालात से? उस्मान डार साहब का सवाल है। देखिए, सबसे पहले मैं ये तो कहूँगा ज़रूर कि पीटीआई के लिए ये कहूँगा कि आ बैल मुझे मार, यानी ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसमें पीटीआई को एमक्यूएम ने फंसा लिया। एमक्यूएम का वजीर आकर यहाँ पर एक ऐसा बयान देता है जिससे ये तासुर मिल रहा है कि कराची सूबे को जो है वो फेडरेशन के हवाले करके सिंध से अलग कर दिया जाएगा। मुझे बताएं कि चलो मैं मान लेता हूं अगर इनकी ये बात भी कि वाकई कराची के अंदर इतने मसले मसाइल हैं, वफाकी हुकूमत भी फेल हो गई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी फेल हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा है, बहुत लोग ये बातें कर भी रहे हैं कराची के हालात दुरुस्त क्यों नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब से 149 की बात एक फेडरल मिनिस्टर ने की, पीटीआई गवर्नमेंट की और एमक्यूएम से जिसका ताल्लुक है, आप यकीन करें कि जो लोग ये बातें करते थे वो लोग भी जो है आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध को बचाएगी टूटने से किस तरह कि अगर आप कराची को अलग कर देंगे सिंध से तो कराची तो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू आपको देता है, बदले में आप उसको फेडरल गवर्नमेंट देती क्या है मुझे बताएं। आपको पता है कि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं खुद कराची आ रहा हूं, एक दिन के लिए मैं सारे मसाइल हल कर दूंगा, वो नहीं आए। वो पहले तो आप फरूख नसीम कराची तो लेकर आए प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर इधर आके बैठे, पूछे तो सही मसला क्या है। वफाक भी बहुत सारे काम कर सकती है। वफाक ने कहा था कि डिसैलिनेशन प्लांट हम लगाएंगे, समंदर के पानी को मीठा करेंगे, नहीं किया उन्होंने। वफाक की तरफ से वफाक के एमएनए इस्तीफा दे रहे हैं। वफाक के पीटीआई के जो लियारी का एमएनए है, जो मेरे हल्के से पीटीआई का एमएनए जीता है, उसने धमकी दी है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा है। इसी तरीके से मैं बता दूं आपको कि कितने फैसल वाडा से पूछ लें कि वो खुश है नहीं है वफाकी हुकूमत से। तो अगर हम अपनी गलती मानते, मैं तो कहता हूं कि हमें शिकायत वफाक से भी है, मुझे शिकायत सूबाई हुकूमत से भी है। दोनों हुकूमतें अपना जो है जो हक है वो अदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को बिठाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि भाई नबील कबूल साहब, सिंध में आपकी अपनी हुकूमत है और आपको अपनी हुकूमत से शिकायत है। मुझे बिल्कुल शिकायत है, इसलिए शिकायत है कि देखें कराची वाटर सीवरेज बोर्ड किसके अंडर आता है? सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर कराची के अंदर गटर का पानी उबल रहा है, अगर कराची में पानी नहीं है तो वाटर बोर्ड का काम है कि वहां पर पानी पहुंचाए। वाटर बोर्ड का काम है कि सीवरेज का मसला हल करे। वाटर बोर्ड अगर नहीं कर रही है तो वाटर बोर्ड किसके अंडर आती है? वो सिंध के वजीर आला के अंडर आती है, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर आती है। हम सिंध गवर्नमेंट को बोलेंगे। मुझे सबसे बड़ा मसला यही तो इशू है। देखिए गरीब, आपके प्रोग्राम में मैं पाकिस्तानी कौम को यकीन दिलाता हूं किसी सतह पे भी 149 को हम लेकर कराची को सिंध से अलग नहीं करना चाहते में कोई सोच, लेकिन एक बात जो कौम को पता होनी चाहिए, 18वीं तरमीम की जो ये बात करते हैं और उसकी जो रूह थी वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर थी। आज कराची का लोकल बॉडी सिस्टम मफलूज करके रख दिया इन्होंने, लूला लंगड़ा निजाम दिया हुआ। जैसे हम महकमों की बात कर रहे हैं, जो लोकल बॉडी सिस्टम का हिस्सा होने चाहिए उसको इन्होंने उठाकर अलग कर दिया है। अब वो डिलीवर नहीं किया जा रहा। कहां आइन में लिखा है कि वफाक मुदाखलत नहीं कर सकता? अगर कराची के लोग तकलीफ में हैं, उनकी बेहतरी के लिए वफाक काम नहीं कर सकता? बताएं, ग्रीन बस का मंसूबा डॉक्टर मुसद्दिक साहब ने किया नहीं कर सकता, विफाक असिस्ट कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है, असिस्ट कर देते हैं। इस तरह किसी सतह पे हम कराची के ऊपर हमलावर नहीं होना चाहते हैं। अगर हमें किसी सतह पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना तो हम गवर्नर राज की बात करें। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम कराची की सिर्फ बात कर रहे हैं? यहाँ कोई गवर्नर राज नहीं लगेगा, कोई कराची का आपने इसकी वजाहत कर दी, वरना एक नया पेंडोरा बॉक्स अब गवर्नर राज का चाह रहे हैं कि छोटी सी बात कर रहे हैं ना जी, कराची को लेना चाह रहे हैं ये। सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब से भी मैंने जवाब लेना है। सेंटर साहब, अगर आप इजाजत दें, एक ब्रेक का टाइम हो गया है तो वापस आके तफसील से जवाब ले लें आपसे, ताकि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस आके सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब से बात करेंगे, कराची की बात भी करेंगे, और पंजाब में आज तब्दीली का अखाड़ पछाड़ का बड़ा सुनामी आया है, उस पर भी बात करेंगे।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, ये आर्टिकल 149 का शोशा छोड़ा जाना, आपको लगता है विफाक में ऐसी कोई सोच है या ये फरोग नसीम साहब ने खुद से कहीं से बोल दिया था या उनकी गलती थी? प्लस पंजाब में आज बड़ा तब्दीली का अखाड़ पछाड़ का सुनामी आया है। वज़ीर आला ने चंद दिन पहले वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की और उसके बाद ये कॉन्फिडेंट होके वज़ीर आला तो कायम है, हालांकि जाने की खबरें उनकी थी लेकिन चले कोई और गए। तो ये वज़ीर आला की मजबूती की निशानदही है या उनकी कमजोरी है कि उनकी ग्रिप नहीं है चीजों पर? पहले तो जरा ब्रॉडर पस मंजर में देखिए कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से क्या जी। हमें लगता है ऐसे है कि हुकूमत का जो रवैया है वो पार्लिमानी नहीं है, यानी हुकूमत निज़ाम को चलाना चाहती है बगैर सदारती निज़ाम लाए, एक सदारती ऑर्डिनेंसेस के सीक्वेंस के जरिए हुकूमत चलाना चाहती है। यानी जो पार्लिमान है वो चाहती है किसी तरीके से पार्लिमान को बाईपास कर दिया जाए और ऑर्डिनेंसेस निकाले जाए। तो आप जरा मोटी मोटी चीजें देखें, सिर्फ ये नहीं है फरोग नसीम साहब ने आर्टिकल 149 का जिक्र किया। इससे पहले वफाकी काबीना के जो मेंबरान हैं उन्होंने ये कहा था कि वहाँ के गवर्नर सिंध के जो हैं वो बड़े जादूगर हैं और आप उनकी ज़रा जादूगरी देखिएगा और पता नहीं 30, 40 या 50 कितने पीपल्स पार्टी के मेंबरान एक जादू में ऐसे फक से एक तरफ लाइन के दूसरी तरफ चले जाएंगे और हुकूमत इनकी उलट जाएगी। अब ये तो कोई अच्छा रवैया नहीं है और किसी वफाकी काबीना के मेंबर के लिए इस तरह की बात करना उनको ज़ेब भी नहीं देता है। फिर आपने ये देखा गवर्नर की जादूगरी के बाद आपने ये देख लिया जो फरोग नसीम साहब का 149 का था और उसमें कोई इबाम नहीं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह शक्ल में बोला कि हम 149 को कंसिडर कर रहे हैं। और देखिए ये जो प्रोविजंस आइन में दी गई हैं ये बड़ी इमरजेंसीज के लिए दी गई हैं। ये सदारती ऑर्डिनेंस की भी जो प्रोविजन आइन में दी गई है ये इमरजेंसीज के लिए दी गई, इसलिए नहीं दी गई कि चलते हुए इजलास आप मौखर कर दें नेशनल असेंबली को और सदारती ऑर्डिनेंसेज ले आए। ये अब्यूज है उस आइनी या इंटरप्रिटेशन, बड़ी सख्त इंटरप्रिटेशन है आइन की जो प्रोविजन इमरजेंसीज के लिए दी गई है उसकी। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत का रवैया इसी तरह है। आपने देखा कि वफाकी काबीना के 3-4 वज़रा जो हैं उन्होंने 18वीं तरमीम जो है उसको काला कानून कहा। ये तमाम सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं ये 18वीं तरमीम के जरिए दिए गए थे, आप 18वीं तरमीम को काला कानून कह रहे हैं। आप चलते हुए इजलास मौखर करके सदारती ऑर्डिनेंसेस लेकर आते हैं। आपके जो काबीना के मेंबर हैं वो गवर्नर की जादूगरी का जिक्र करते हैं, आपकी काबीना के मेंबर आर्टिकल 149 का जिक्र करते हैं। तो बज़ाहिर और जो आजकल के हालात हैं सिक्योरिटी के कश्मीर को लेके, इस पे ये कोई तुक नहीं बनती थी कि इस तरह का 149 का शोशा छोड़ दिया जाए। प्लस पंजाब की सिचुएशन पे कमेंट कीजिएगा सेनेटर साहब। देखिए चलिए ये तो मुझे बड़ी इसके बारे में मेरी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दे, हुकूमत के वज़रा ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें। डार साहब बड़ी नपी तुली और अच्छी बात करते हैं, तो इस तरह के लोगों को सामने लाएं जो इस तरह इस नाजुक मौके के ऊपर इंतशार वाली बातें ना करें। ये मेरा मशवरा है अगर हुकूमत लेना चाहे। अच्छा, ये मशवरा मेरा ख्याल है पंजाब में पहले ही ले लिया है, इंतशार वाले लोगों को वहां से हटाना शुरू कर दिया है। पंजाब में तब्दीली की सुनामी पे क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पंजाब के अंदर जो मामलात हैं उसमें बड़ा मसला जो है वो परफॉर्मेंस का है। अब 365 दिन यानी 5 साल का मैंडेट है, 1 साल गुजर गया है। पिछले साल का तरक्याती मंसूबों का जो बजट था आप देखें कि पंजाब ने उसमें से कितना खर्च किया है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पंजाब में कुछ हो ही नहीं रहा। पंजाब में ऑरेंज लाइन बन रही थी, इन्होंने कहा वो तो लूट मार है, वो अभी वहीं की वहीं खड़ी है। BRT पेशावर का वहीं खड़ा है पंजाब। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मुसद्दिक मलिक साहब वज़ीर आला डट के खड़े हैं, वज़ीर आज़म डट के उनके पीछे खड़े हैं, तो ये वज़ीर आला की मजबूती का मजहर है ना। देखिए, आप इस बात को जरा लोगों के नुक्ता नजर से देखें कि लोगों के दुख दर्द में कमी नहीं आ रही। और ये जो बार बार टीम्स तब्दील हो रही हैं, एक सेक्रेटरी 10-10 दिन में 8-8 मरतबा तब्दील होता है। आज भी को 5 और 6 सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं। एक सेक्रेटरी कुछ सुनने में आया उन पर गालिबन नैब का भी कोई मुकदमा चल रहा है, एसिड बियॉन्ड मीम्स का। यानी ऐसा लग रहा है कि 1 साल के बाद भी अभी तक टीम नहीं बन सकी जिसने हुकूमत चलानी है। बिलखसूस पंजाब में आपको मालूम है
कि पंजाब में पहले भी विक्टिमाइज किया गया और हमारा तो नुक्ता नज़र ये था कि अलीम खान साहब को इस वजह से पकड़ा कि वो वजारत आला के काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। तो अलीम खान साहब का एक ग्रुप है, तरीन साहब का एक ग्रुप है, गवर्नर साहब का एक ग्रुप है, वजीर आला का एक ग्रुप है, मगर असल बात यह है कि गरीब आदमी के दुख दर्द का मुदावा नहीं हो रहा। ना स्कूल बन रहे हैं, ना अस्पताल बन रहे हैं, ना सड़क बन रही हैं। उस्मान डार साहब से इसका सवाल लेते हैं, फिर नबील कबूल साहब का भी कमेंट लूंगी। उस्मान डार साहब, ये आपकी नाकामी का मजर है, जैसे कि मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं कि पंजाब में चीजें आपके हाथ में ही नहीं है? देखिए रिदा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज इज़ ऑलवेज गुड। ये जो भी आप तब्दीली कह रहे हैं लोगों में या जिम्मेदारियों की शिफ्टिंग है, ठीक है। so much quick change, देखिए होती है क्या, PMLN का जब दौर था तो ये वजीर मशीर तब्दील नहीं करते रहे, सेक्रेटरी तब्दील नहीं करते रहे, या नबील कबूल साहब की जमात जब इक़्तिदार में थी। दूसरा, ये सदारती ऑर्डिनेंस की बात कर रहे थे, मैं डॉक्टर साहब का आर्गूमेंट जरूर बाय करूं अगर इनकी तो तारीख बड़ी पड़ी है सदारती ऑर्डिनेंस से। ये कौन सा, इनकी जब हुकूमत थी तो ये कोई सदारती ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई, या पीपल्स पार्टी सदारती ऑर्डिनेंस नहीं लेके आई। ये कहना कि शायद हमने कोई ऐसा काम कर दिया है सदारती ऑर्डिनेंस की आड़ में जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तीसरी चीज देखे, जो हम बात कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार साहब की आप बात कर रहे थे, रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है हम। पहला साल था, मुश्किल साल था, रिफॉर्म्स टाइम टेकिंग हैं, पेनफुल हैं और उनके नतायज आते हैं 2 से 3 साल में। हमने जो भी फैसले किए हैं, जिन रिफॉर्म्स पे भी हम काम कर रहे हैं, उनके समरात आना बाकी हैं। जो महंगाई का या जिस चीज का भी ये रोना रोते हैं, छोटा सा सवाल मैं रखता हूँ डॉक्टर साहब से ही, चले मैं जवाब ले लेता हूँ। कोई एक छोटा कारोबारी अदारा भी गरीदा डिफॉल्ट करते करते 4-5 साल ले जाता है। उसके अंदर जो फैसले किए जा रहे होते हैं, ये जो इकोनॉमी का बिगाड़ आज इस कौम को नजर आ रहा है, ये वो फैसले हैं जो पिछले 8-10 सालों में इन दोनों जमातों ने लिए हैं और आकर हमारी हुकूमत के दौर में हमारे गले में डाले जा रहे हैं। हम घबरा नहीं रहे, ना भागेंगे, ना हमारा कोई वजीर खजाना भागेगा। जैसे इसहाक डार साहब कहाँ हैं, बताए ना कौम को, आज तक वापस नहीं आए हैं। वजीर खजाना तब्दील हो गया, भागा नहीं है यहाँ से मुल्क छोड़ के। तो इंशाअल्लाह ताला इन्होंने जो मैस किया पिछले 1 डेके में, इंशाअल्लाह ताला वो ठीक करके दिखाएंगे। खबर है कि शहबाज गिल साहब शायद बैरून मुल्क चले गए हैं तब्दीली होने के बाद। देख रहा था, उन्होंने कहा मुझे काम करने के लिए, पार्टी के लिए, कौम के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं है, मैं पार्टी के साथ कमिटेड हूँ और इंशाअल्लाह ताला। नबील कबूल साहब, आपका प्लीज लास्ट कमेंट, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। मैं सिर्फ लास्ट कमेंट इतना बताऊंगा कि लास्ट मैंने शहबाज गिल की जो एक तूफान बदतमीजी देखी थी आपके शो में, मुझे लगता है कि आपकी बदुआ उसको लग गई है। और ऐसे लोगों को मैंने किसी को बदुआ नहीं दी। मैं समझता हूँ कि कोई भी स्पोक्स पर्सन जो होता है ना पार्टी का, उसका जुबान जो है ना, उसका लहजा बड़ा धीमा होना चाहिए। हमने जो भी देखा है इस मौजूदा पीटीआई गवर्नमेंट में, चाहे पहले एक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, वो भी इसी तरीके से बातें करते थे, उनको भी हाथ धोना पड़ा अपनी वजारत से। शहबाज गिल को भी हाथ धोना पड़ा और अभी मौजूदा जो है उनको भी हाथ धोना पड़ जाएगा, ये भी मैं आज आपको बता दूं। ये आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता, बट टाइम मेरे पास बिल्कुल फिनिश हो गया, वरना मैं आपसे इस बात की तफसील जरूर पूछती। नबील कबूल साहब, सेंटर मुसद्दिक मलिक साहब, उस्मान डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow. अल्लाह हाफिज।